हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स के पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स के पार्ट 1 वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स के पार्ट 1 वीडियो को जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें 2 से 3 प्रश्न ऐसे थे जिसमें टाइपिंग मिस्टेक्स या बोलने में मिस्टेक्स हो गई थी। तो सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो के फ्रेश प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और हमको यह वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम ऑलरेडी एक जॉब में हैं और साथ ही यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। 2 से 3 प्रश्न ही वैसे हैं जिसमें मिस्टेक्स हो गई थी और उसके बाद में फिर हम लोग इस वीडियो के फ्रेश प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया? तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने देश में कुल 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए जिसमें से एक उत्तर प्रदेश में है। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यूपी बजट 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में पहला स्थान है। अगर देखा जाए यूपी बजट 2023-24 के अनुसार, जब हमने पिछले वीडियो में इस प्रश्न को डिस्कस किया था तो वहां पर कई लोगों ने कमेंट किया था कि राजस्थान पहले नंबर पर है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थान पहले नंबर पर है, लेकिन यूपी बजट जब प्रस्तुत किया गया था तो उसमें यह बताया गया है कि दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो आप लोगों के एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है यूपी बजट के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है, तो आप लोग जो है उत्तर प्रदेश को ही पहले नंबर पर टिक करके आएंगे। अगर ओवरऑल पूछा जाएगा तो आप राजस्थान टिक करेंगे, लेकिन अगर यूपी बजट के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर देना रहेगा तो आप लोग जो है पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश को ही टिक करेंगे, क्योंकि वीडियो का एग्जाम है उसमें उत्तर प्रदेश बजट के अकॉर्डिंग ही आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ तक थे ऐसे प्रश्न जिसमें कुछ क्या बोलते हैं मिस्टेक्स था या डिस्प्यूट था। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और जिन लोगों को डाउट है वो लोग यूपी बजट एक बार सुन सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 को कब मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति को मार्च 2023 में मंजूरी दी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। यह यूपी के किन जिलों को जोड़ता है? तो जिस भी योजनाएं या क्या बोलते हैं एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में देश के प्रधानमंत्री का जिक्र होता है तो वह योजना या उद्घाटन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। ठीक है, तो चूंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया है तो इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट और इटावा। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट और इटावा को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अप्रैल 2023 में यूपी के किस स्थान पर मेगा पशु प्रदर्शनी और कृषि मेले का आयोजन किया गया? तो मेगा पशु प्रदर्शनी और कृषि मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया गया। तो स्टैचू ऑफ डिग्निटी या मर्यादा मूर्ति जो है भगवान श्री राम से संबंधित है, तो इसका अनावरण अयोध्या में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला अखिल भारतीय महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो अखिल भारतीय महिला विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कालिंजर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो कालिंजर महोत्सव 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के बांदा में किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, कालिंजर महोत्सव को राजकीय महोत्सव में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ठीक है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश दिवस 2023 मनाया गया, उसकी थीम थी। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है 2023 मनाया गया, उसकी थीम थी निवेश और रोजगार। ठीक है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने किस स्थान का नाम बदलकर चौरी चौरा करने को मंजूरी दी है? ठीक है। तो गृह मंत्रालय ने मुंडेरा बाजार, जो कि गोरखपुर में स्थित है, उसका नाम बदलकर चौरी चौरा करने की मंजूरी दी है। आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि चौरी चौरा की जो घटना हुई थी कब हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दिए जाने का प्रावधान है? तो कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अधिकतम 5 लाख की धनराशि देने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो एक जिला एक उत्पाद योजना, ये 2018 में स्टार्ट हुई थी, ये आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की है। ठीक है। एक जिला एक खेल योजना, यह योजना जो है दिसंबर 2022 में स्टार्ट हुई थी, ये भी उत्तर प्रदेश की योजना है। और एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना उत्तर प्रदेश की योजना है ही है। तो ये तीनों योजनाएं जो हैं उत्तर प्रदेश की हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक जिला एक खेल योजना दिसंबर 2022 से स्टार्ट की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपी का सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो ISFR रिपोर्ट ये फॉरेस्ट से संबंधित है और यह हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है। तो 2021 में यह रिपोर्ट आई थी और 2023 में अभी आनी है, अभी आई नहीं है। तो जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ISFR रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और यह रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस रिपोर्ट से हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न बनता ही है। ठीक है। तो ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपी का सबसे कम वनावरण वाला जिला भदोही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। ठीक है। अब ISFR रिपोर्ट 2021 है, इसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस रिपोर्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। यह रिपोर्ट जो है 1987 से आरंभ हुई थी और यह हर 2 साल में एक बार प्रकाशित की जाती है। अब इस रिपोर्ट के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लेते हैं, फिर हम लोग भारत के संदर्भ में देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं तो यूपी में कुल वन और वृक्ष वो 9.23% है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का। और अगर वर्ग किलोमीटर में बात की जाए तो 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्ष उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 9.23% है। ठीक है। और सबसे अधिक वन और वृक्ष क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। मतलब सबसे अधिक वन और वृक्ष वाला जो जिला है वो सोनभद्र है और सबसे कम वन और वृक्ष वाला जो जिला है वो भदोही है। अब हम लोग ISFR रिपोर्ट 2021 को भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। तो देश में कुल वन और वृक्षावरण देश के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। ठीक है। और अगर यह वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। तो पूरे देश में कुल वन और वृक्ष पूरे देश के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है। ठीक है। अगला पॉइंट है सबसे अधिक वन और वृक्ष वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक वन और वृक्ष वाला राज्य पहला नंबर पर है मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगला पॉइंट है सबसे कम वन और वृक्ष वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम वन और वृक्ष वाला राज्य हरियाणा है और यह क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से हरियाणा ही है। अब सबसे अधिक वन और वृक्ष प्रतिशत मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक वन और वृक्ष प्रतिशत में है? तो वह राज्य है मिजोरम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो देश के क्षेत्रफल का 124.62% है, ये ऑप्शन सही है। सबसे कम वन प्रतिशत वाला राज्य हरियाणा है, यह भी ऑप्शन सही है क्योंकि सबसे कम वन चाहे क्षेत्रफल में हो चाहे प्रतिशत में हो हरियाणा ही है। सबसे अधिक वन वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, नहीं, सबसे अधिक वन वाला राज्य जो है वो सबसे पहले नंबर पर
मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तो यह कथन आपका गलत होगा। और उत्तर प्रदेश में प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का वन 9.23% है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है? तो प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जिस तरीके से केंद्र में पहले योजना आयोग था उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक महाविद्यालय का दर्जा मिला है? किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है? तो उत्तर प्रदेश के भारत खंडे संगीत महाविद्यालय जो कि लखनऊ में है उसको सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बना? ये अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था कि उत्तर प्रदेश के 75 जो जिले हैं हर जिले में एक अमृत सरोवर बनाया जाएगा। तो पहला अमृत सरोवर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चर्चा में रहा केन बेतवा लिंक परियोजना में केन और बेतवा दोनों किस नदी की सहायक नदियां हैं? केन बेतवा लिंक परियोजना में जो केन नदी और बेतवा नदी हैं यह जो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नई फिल्म नीति कब प्रकाश में आई? तो उत्तर प्रदेश में नई फिल्म नीति फरवरी 2023 में प्रकाश में आई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर पहले ऑप्शन को देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो कि बाबतपुर वाराणसी में है, ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा नहीं है। कुशीनगर हवाई अड्डा ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है लेकिन ये भी नया नया बना है और ये सबसे बड़ा भी नहीं है। अगला ऑप्शन है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, तो ये अभी निर्माणाधीन है, मतलब अभी इस पर काम चल रहा है लेकिन ये सबसे बड़ा नहीं होगा। नोएडा जेवर हवाई अड्डा सबसे बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। अगर उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत हैं। चौधरी चरण सिंह लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मतलब उत्तर प्रदेश में 5 टोटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने हैं, उसमें से 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वर्तमान में कार्यरत हैं और 2 हवाई अड्डों के बनने का कार्य जारी है। उसमें से एक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में है और दूसरा है नोएडा या जेवर हवाई अड्डा जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में होगा। ठीक है, तो यही जो नोएडा में होगा ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश किस राज्य में है? तो वर्तमान में सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केवल 10 रामसर साइट है जबकि तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। और पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में 75 रामसर साइट है। रामसर साइट से एग्जाम में हर बार प्रश्न बनता है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग एक बार रामसर साइट को ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की रामसर साइट, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो रामसर साइट है वो है ऊपरी गंगा रामसर साइट, ये है बिजनौर से ब्रिज घाट से नरौरा तक। दूसरी है सरसई नावर झील और यह इटावा में है। अब इन रामसर साइट को थोड़ा सा याद करते हुए भी चलते हैं क्योंकि ऐसे देख लेने से फिर एग्जाम में प्रश्न आता है तो सही ऑप्शन टिक नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ ट्रिक लगाते हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश की रामसर साइटों को याद किया जाए। तो सबसे पहले वाली जो रामसर साइट है जो कि ऊपरी गंगा है, ये तो बहुत पुरानी है, ये अधिकतर लोगों को याद भी होगी और अगर नहीं याद है तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, जो कि ब्रिज घाट से नरौरा तक है। ठीक है, और जो दूसरी है वो है सरसई नावर झील और ये इटावा में है।
तो इटावा में एक वर्ड छुपा होता है ईट। तो पुराने ज़माने में जब लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे तो जिसका घर ईंट से बना होता था उसको लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे, लोग सरसर कहते थे। तो सरसई नावर झील इटावा, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, अगले है सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार है हरदोई में। तो सांडी पक्षी विहार हरदोई, ये सब तो कॉमन ही है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है समसपुर बर्ड सेंचुरी। समसपुर बर्ड सेंचुरी है रायबरेली में। अगला है शमन पक्षी विहार। शमन पक्षी विहार और समसपुर में अधिकतर कंफ्यूजन हो जाता है। तो शमन में एक वर्ड छुपा होता है मन, मन, मैन। तो शमन पक्षी विहार है ये मैनपुरी में है। अगला है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है ये उत्तर प्रदेश के गोंडा में है। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी याद रखिए कि पार्वती नाम की एक छोटी बच्ची होती है, वो जू जाती है तो वहां पर एक गेंडा देखती है, गेंडा से याद आ जाएगा गोंडा। तो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में है। अगला है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। नवाबगढ़ बर्ड सेंचुरी उन्नाव में है। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पहले लखनऊ में नवाब रहते थे, अब उन्नाव में रहने लगे, तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव। अगला है सुर सरोवर झील, ये है आगरा में। तो सुर सरोवर आगरा, आगरा में एक वर्ड छुपा है आग। तो जहां कहीं पर अगर आग वाग लगने का खतरा होता है वहां पर क्या बोलते हैं, एक सरोवर रहना चाहिए ताकि आग वाग बुझाई जा सके। तो सुर सरोवर आगरा, इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अगला है हैदर वेटलैंड। हैदर वेटलैंड उत्तर प्रदेश की रामसर साइटों में सबसे बड़ा है और यह है मुजफ्फरनगर में। अगला है बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि संत वगैरह होते हैं वो खीर वगैरह खाते हैं, तो बखीरा में एक वर्ड छुपा है खीर। तो खीर से आप लोगों को याद आ जाएगा कि संत कबीर नगर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो ऊपरी गंगा कहाँ है, ब्रिजघाट से नरोरा। अगला है सरसई नावर झील। सरसई मतलब जिसको सरसर कहते थे, जिसका घर ईंटों से बना होता था, तो इसका हो जाएगा इटावा। अगला है सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार है हरदोई। अगला है समसपुर। समसपुर है रायबरेली में। अगला है समन। समन में एक वर्ड छुपा है मैन, मैन से याद आ जाएगा मैनपुरी। अगला है पार्वती अर्गा। पार्वती नाम की बच्ची ने गेंडे को देखा था, तो गेंडे से आ जाएगा गोंडा। अगला है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। नवाब पहले लखनऊ में रहते थे, अब उन्नाव में रहने लगे हैं। ठीक है। अगला है सुर सरोवर। सुर सरोवर मतलब तालाब। तालाब कहाँ होगा जहां पर आग लगेगी, आग से आ जाएगा आगरा। ठीक है। अगला है हैदर वेटलैंड, यह सबसे बड़ा है और यह है मुजफ्फरनगर में। अगला है बखीरा। बखीरा जो है खीर, खीर कौन खाता है, संत लोग खाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पर एक प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले सरसई नावर। सरसर किसको कहते थे, जिसका घर ईंटों से बना होता था। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। हमको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। अगला है समन। समन में वर्ड छुपा होता है मैन, मैन से आ जाएगा मैनपुरी, यह सही है। अगला है समसपुर। समसपुर रायबरेली में है। फिर अगला है बखीरा। बखीरा मतलब खीर, खीर कौन खाता था, संत लोग खाते थे, तो बखीरा संत कबीर नगर में होगा। और जो आगरा है या सुर सरोवर जो झील है, यह आगरा में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूपी बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सबसे ज्यादा व्यय पूंजीगत परिव्यय पर है, यह 21.7% है, तो यह सही है। ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा आता है केंद्र के सहायता अनुदान से, यह है 14.9%, यह भी सही है। अगला है 2021-22 के दौरान जीएसडीपी में वृद्धि 16.68% रही, ये भी सही है क्योंकि 21-22 के दौरान जीएसडीपी में वृद्धि 16.68% ही रही है। राजकोषीय घाटा 84,833.16 करोड़ रहा, जो कि जीडीपी का 3.48% था, ये भी सही है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। यूपी बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पिछले प्रश्न में हमको सही छांटना था, इस प्रश्न में हमको गलत छांटना है। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 28.44% है, यह सही है। 2025 महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, यह भी ऑप्शन सही है। 2021-22 के दौरान जीएसडीपी में वृद्धि 16.68% रही, ये भी हमने पहले देखा भी था, ये 16.68% ही रही है, यह भी ऑप्शन सही है। अगला है बजट का आकार 6.15
लाख करोड़ था, तो बजट का आकार 6.15 लाख करोड़ नहीं है, यह पिछले साल के बजट का आकार है। 2023-24 के बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। अब हम लोग यूपी स्पेशल को देख लेते हैं, ठीक है। तो यूपी स्पेशल में सबसे पहला पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। अगला है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे भारत में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। मतलब उत्तर प्रदेश जो है देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। और तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। चौथा सबसे बड़ा राज्य अपना उत्तर प्रदेश ही है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कौन सा है। चौथा है, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 67.68% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी थी। तो पुरुष साक्षरता को याद करने के लिए इसमें से आप 10 बढ़ा दीजिए, तो पुरुष साक्षरता हो जाएगी 67 की जगह 77%। और महिला साक्षरता कितनी थी, इसमें से 10 घटा दीजिए, तो महिला साक्षरता हो जाएगी 57.2%। अगला पॉइंट है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। अगला है सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले हम लोग लंबाई को देख लेते हैं। तो अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए, नहीं, सबसे पहले हम लोग पूरब से पश्चिम को देख लेते हैं। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। अब हम लोग उत्तर से दक्षिण को देखेंगे, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। अब हम लोग मैप में देख लेते हैं, यह है बलिया, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। सबसे पश्चिमी जिला है शामली। मैप में देखते हैं शामली कहाँ पर। तो मैप में शामली यहाँ पर है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। मैप में कहाँ सहारनपुर, यहाँ पर है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। ये आपका सोनभद्र रहा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, ठीक है। लखीमपुर खीरी ये सबसे ऊपर है लखीमपुर खीरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। अब हम लोग मैप में देख लेते हैं हापुड़ कहाँ पर है। तो मैप में ये एक छोटा सा हापुड़ रहा, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है सोनभद्र। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश जो राज्य की सीमा है यह एक देश नेपाल से लगती है, यह सही है। 8 राज्यों से लगती है, ये भी सही है। एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, ये भी सही है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला हम लोग उत्तर प्रदेश की सीमा से संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं, क्योंकि हर परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे ताकि ये लॉन्ग समय तक याद रहे और इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा एक देश नेपाल से लगती है और यह जो है उत्तर प्रदेश के जो है 7 जिले नेपाल से लगते हैं। और उत्तर प्रदेश की टोटल 538 किलोमीटर की जो सीमा है वो नेपाल देश से लगती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अन्य कौन कौन से राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है राजस्थान। राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश के 2 जिले आगरा और मथुरा को स्पर्श करता है। अगला है, ये हम लोग देख लेते हैं मैप में राजस्थान, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है।
तो हम लोग मैप में देख लेते हैं मध्य प्रदेश कहाँ पर है। ये नीचे साइड में है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है उत्तर प्रदेश का केवल एक जिले को स्पर्श करता है, वो है सोनभद्र, ठीक है। अब हम लोग मैप में देख लेते हैं सोनभद्र कहाँ पर है। तो ये है सोनभद्र और उसके नीचे है छत्तीसगढ़। अगला है झारखंड। झारखंड भी उत्तर प्रदेश के एक ही जिले को स्पर्श करता है, जो कि सोनभद्र को स्पर्श करता है, ठीक है। झारखंड एक जिला सोनभद्र। अब हम लोग मैप में देख लेते हैं सोनभद्र कहाँ पर है, यहाँ पर है और इसके बगल में हो गया झारखंड, ठीक है। अगला जो राज्य है वो है बिहार। बिहार जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है। तो हम लोग मैप में देख लेते हैं बिहार कहाँ पर रहेगा। तो बिहार यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगला है हरियाणा। हरियाणा उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को स्पर्श करता है। अब हम लोग मैप में देख लेते हैं कहाँ पर हरियाणा है। तो हरियाणा जो है यहाँ पर है, दिल्ली के थोड़ा सा नीचे हरियाणा है। यह उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को स्पर्श करता है। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक ही जिलों को स्पर्श करता है, वो है सहारनपुर, ठीक है। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है और उत्तराखंड ये नेपाल के बगल में जो है, ठीक है, यहाँ पर है। अब थोड़ा सा अगर ओवरव्यू लेंगे तो कुल जो है 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो 8 राज्यों में अगर देखा जाए तो 3 राज्य ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के एक एक जिले को स्पर्श करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। अब बचे 5 राज्य। 5 राज्य में से 2 राज्य ऐसे हैं जो कि 7-7 जिलों को स्पर्श करते हैं, उत्तराखंड और बिहार। तो 3 और 2 5, अब केवल 2 राज्य ऐसे बचे हैं, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका राजस्थान और अगला राजस्थान 2 जिलों को स्पर्श करता है। अब हो जाएगा मध्य प्रदेश 11 जिलों को स्पर्श करता है और हरियाणा 6 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है। इस पर हम लोग एक प्रश्न को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो नेपाल 7 जिलों को स्पर्श करता है, सही है। हरियाणा 6 जिलों को स्पर्श करता है, 7 को नहीं स्पर्श करता है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड 7 जिलों को स्पर्श करता है, राजस्थान 2 जिलों को स्पर्श करता है, आगरा और मथुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को स्पर्श करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये उत्तर प्रदेश का जो नामकरण है उससे संबंधित प्रश्न है। तो उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम था और उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 में था। संयुक्त प्रांत आगरा एवं 1902 में था और उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 को नहीं 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश का नामकरण पड़ा था, ठीक है। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों को याद नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि कब उत्तर प्रदेश का कौन सा नामकरण हुआ था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का नामकरण, तो उत्तर प्रदेश का जब भारत में जो है अंग्रेजों का शासन था तब उस समय उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। ये 1836 की बात है। फिर उसके बाद में उत्तर 2 प्रांत इसमें और ऐड हो गए, इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। ये 1857 के बाद के 20 साल के बाद की बात है, मतलब 1877 की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, ये 1902 में हुआ। अब उसके बाद में इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका नाम हो गया था उत्तर प्रदेश, जो कि 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण हुआ था उत्तर प्रदेश। तो इसको याद करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि अंग्रेजों के समय में उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, उसमें से 2 और ऐड हो गए, तो इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिम आगरा और अवध, ठीक है। अब इसका नाम जब उत्तर पश्चिम आगरा और अवध हो ही गया है तो इसको जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत आगरा और अवध। अब जब इसको संयुक्त प्रांत कह ही रहे हो तो इसमें आगरा और अवध लिखने की जरूरत नहीं, तो इसको खाली संयुक्त प्रांत कह दिया गया और फाइनली 24 जनवरी 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अगला वीडियो हमारा कंप्यूटर स्पेशल पर आधारित होगा, जो कि उत्तर प्रदेश वीडियो एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। तो उसमें हम लोग कुछ थ्योरी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन थ्योरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।